Good morning students, how are you? I hope you all are well, safe at home. In last lecture, class 11th, हम लोगों ने some important definitions of vectors ये पढ़ रखा है। हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया, वेक्टर का इंट्रोडक्शन लिया, उनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सब के बारे में जाना हम लोगों ने। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को जाना। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ या रिलेटेड टू वेक्टर्स ये भी हम लोगों ने जाना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ये आज का हमारा टॉपिक है। कॉम्बिनेशन वेक्टर्स तो हम लोगों ने जान लिया है ना, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर क्लासेस। सो यहां पे एक नया वर्ड आ गया, क्या? कॉम्बिनेशन। जो नया वर्ड मिला हम लोगों को, क्या मिला? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक लोगों को क्या करना? जोड़ना, कंबाइन करना, एक साथ करना। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसे आप कपड़ों का बनाते हैं ना, आप कपड़ों का बनाते हैं, कोई किसी वॉचेज का कॉम्बिनेशन बनाता है, कोई शूज का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसमें जब भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 थिंग्स। कॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि 2 लोग हों या 2 से अधिक लोग हों। चलिए, तो यहां कौन से 2 लोग होने चाहिए? वेक्टर। कौन से 2 लोग होने चाहिए? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, आई मीन टू से एडिशन कैसे करते हैं हम लोग, ये आज के लेक्चर में जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमको पता करने के लिए या निकालने के लिए हमारे पास कितने? देयर आर 2 वेज। देयर आर 2 वेज। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है मैथमेटिकल। देयर आर 2 ways for combining or adding vectors। कितने हैं? 2 तरीके हैं हमारे पास वेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, या फिर उनको एडिशन उनका करने के लिए। फर्स्ट है ग्राफिकल और दूसरा है मैथमेटिकल। कौन कौन से हैं? वेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम ग्राफिकली जो है उनको कंबाइन कर लें, या फिर कैसे कर लें? मैथमेटिकली, फॉर्मूलेशन के जरिए। एक तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कैसे हमको ग्राफिकल मेथड से, कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे 2 वेक्टर्स के क्या रिजल्टेंट या उनका कॉम्बिनेशन निकालना है। आफ्टर दैट हम मैथमेटिकल तरीका जानेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स में कैसे 2 वेक्टर्स या 2 सदिशों का कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। तो सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला आज का हमने हेडिंग क्या डाला? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगली हेडिंग आ गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज दैट? तो एक चीज कि हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रास्ते कितने हैं? 3। रूल्स कितने हैं? तो देयर आर
there are three rules. There are three rules for adding vectors. हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ रहे थे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर्स को ऐड करने के लिए या कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं? देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट ट्रायंगल रूल. ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन. पहला जो रूल है हमारा वो कौन सा है? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. के हम वेक्टर्स को ट्रायंगल रूल की मदद से कैसे कंबाइन करते हैं या उनको ऐड करते हैं. सो ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल से एक चीज तो हम लोगों को क्लियर है. क्या क्लियर है? कि ट्रायंगल में कितने 3 साइड्स होते हैं. ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3. और 3 साइड्स में हम किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को ले लें. 3 साइड्स में हम किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को ले लें और उनको 2 वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करें. जैसे ये है एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर ये है. ठीक है ना? 2 वेक्टर्स हैं. कह रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगल के 2 साइड्स को, 2 एडजेसेंट साइड्स को, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को 2 वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करें, 2 वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करें, तो ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर Q. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, जो इनका एडिशन होगा या जो इनका परिणामी होगा वो क्या होगा? ये होगा थर्ड साइड. कौन सी? थर्ड साइड. ठीक ना? जैसे सपोज करो कि आपने एक ट्रायंगल बना लिया. एक ट्रायंगल बना लिया, वेक्टर है तो एरो लगा दिया हमने. ठीक ना? ये होगा P Q R, या फिर ऐसे नाम दो. क्या नाम दो? वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये है वेक्टर R. और ट्रायंगल कौन सा? ABC. ठीक ना? तो ट्रायंगल रूल कहता है कि हम किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स को ले लें. किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स को लोगे तब उनका एडिशन क्या? हमेशा थर्ड साइड होगा. अगर हम इनको दोनों को लेंगे, इन दोनों साइड्स को सपोज करते हैं, तो उनका एडिशन थर्ड वाला होगा, ये वाला. कहने का मतलब है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R. वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R. ठीक ना? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? if B, suppose 2 adjacent sides of a triangle as 2 vectors, then their resultant will be third side of the triangle. ये है हमारा ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन. अगर हमको वेक्टर्स को ऐड करना हो किस रूल से? ट्रायंगल रूल से. तो हम क्या करेंगे? किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स को 2 वेक्टर्स की तरह सपोज कर लेंगे, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा ना, वो उन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट या परिणामी. जैसे यहाँ P
P और Q को हमने क्या ट्रायंगल के दो साइड सपोज कर लिया, तो इनका परिणामी क्या हो गया वेक्टर R। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R, या वेक्टर P प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर Q, या वेक्टर R प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर P। तो हम किन्हीं के दो साइड्स को सपोज करेंगे, दो एडजेसेंट साइड्स को, और उन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, थर्ड वाली साइड के बराबर होगा। दैट इज फाइनल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला है हमारा वो क्या है, अगला है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने सबसे पहले किसकी बात की, ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल के बाद कौन आया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये रूल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, अब हम लोग इसको जानते हैं। रूल ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, कहता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को किसकी तरह, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की तरह, यदि हम दो वेक्टर्स को या दो सदिशों को पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करें, तो उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से उनका डायगोनल होगा। उनका डायगोनल जो कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट। सपोज ये कोई वेक्टर है, दूसरा ये कोई वेक्टर है, कह रहे इनका रिजल्टेंट निकालिए आप लोग। इनका क्या निकालिए, रिजल्टेंट। तो क्या कहता है पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल कहता है कि इनका और इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इसको हमने वेक्टर P मान लिया, इसको वेक्टर Q मान लिया, ठीक। और इन दोनों के बीच एंगल कितना मान लिया, थीटा, कि दोनों किस एंगल पर है, थीटा पर है। तो जो रूल है कौन सा, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके हिसाब से कि अगर हम पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, जैसे ये इन दोनों को हमने दो वेक्टर्स की तरह अगर सपोज कर लिया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा, यहां काट रहे ना, यहां से जाने वाला कौन, डायगोनल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला कौन, डायगोनल, उनका क्या होगा, रिजल्टेंट। कहने का मतलब ये कौन है, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक ना। ये पैरेललोग्राम रूल है। पैरेललोग्राम रूल को हम डेफिनेशन के तौर पे या थ्योरेटिकल कैसे बोलेंगे, इफ बी सपोज two vectors as two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be diagonal going through intersecting point, ठीक ना। क्या कह रहे कि अगर हम दो वेक्टर्स को, इफ वी सपोज टू वेक्टर्स, दो वेक्टर ले लें और उन दोनों को क्या, दो एडजेसेंट साइड किसके, पैरेललोग्राम के दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के रूप में दो वेक्टर्स को हम क्या करें, शो कर दें, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना
वो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा। तो यहाँ देखो जैसे ये वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था, ठीक ना। इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है। रिजल्टेंट कैसा होगा, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला कौन, डायगोनल। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला कौन, डायगोनल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ A B C D। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये क्या है, पैरेललोग्राम रूल फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक ना। आप किन्हीं भी दो साइड्स को पता हो तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होगा वही उनका क्या होगा, रिजल्टेंट। नेक्स्ट थर्ड, पॉलीगन। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मतलब बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, जिसमें बहुत सारे साइड्स हों। अभी तक हमने जो वेक्टर्स को ऐड किया ना, वो कितने थे, सिर्फ दो। कितने वेक्टर्स थे, सिर्फ दो। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है भाई कि दो से ज्यादा लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, बहुत सारे लोग हों, तो अगर दो से ज्यादा लोग दे दिए जाएंगे तब हम एडिशन कैसे निकालेंगे, दैट इज द मैटर। तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए जानते हैं पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ये कहता है कि अगर हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को, अगर हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को, सदिशों को किसकी तरह, एक बहुभुज की भुजाओं की तरह दिखा दें। अगर हम दो या दो से अधिक सदिशों को, वेक्टर्स को बहुभुज की भुजाओं की तरह दिखा दें तो इनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा होगी। इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, जो पॉलीगन को क्लोज करेगा जो साइड, वो क्या होगा, उनका रिजल्टेंट। कहने का मतलब है कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यह है, ठीक ना। हाँ भाई, ठीक है। ये हो गए वेक्टर ए, ये हो गए वेक्टर बी, ये हो गए वेक्टर सी और ये हो गए वेक्टर डी। ये हो गए 4 वेक्टर दिए गए यहाँ पे ए बी सी डी, या इससे ज्यादा भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी सी डी हमने 4 वेक्टर्स को मान लिया, ठीक है। इनको मान लिया क्या, ओ। इनको क्या मान लिया, ओ, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट। चलिए भाई, क्या करना है, इनको P मान लिया, इनको Q मान लिया, इनको S मान लिया और इनको क्या मान लिया, T। P Q S T। आप सोचोगे R कहां गया, R से हम रिजल्टेंट को शो करते हैं, परिणामी को, इसलिए R नहीं माना यार, और कोई विशेष रीजन नहीं है, समझे ना। नहीं तो सोचो सर भूल गए, ABCD हो सकता है। चलिए, तो अगर इनका रिजल्टेंट हमको निकालना हो तो क्या करो, ट्रायंगल रूल आपको पता है ना, कि दो वेक्टर्स पता हो तो क्या करेंगे, तीसरा, जैसे देखो ये कितना होगा, OQ, वेक्टर OQ बराबर कितना होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यही तो होगा, ये प्लस ये, तो ये होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। हमको इन दोनों का रिजल्टेंट पता चल गया। अब देखो, ये साइड है और एक ये साइड है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, OS, यही मिलेगा ना। इनका रिजल्टेंट कितना, A प्लस B, ये कितने हैं, C, तो ये कितना आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया भाई, इन दोनों का परिणामी A प्लस B आ गया। अब A प्लस B में C जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये साइड हमको पता है ना, ये दिया गया है,
तो इनका परिणामी ट्रायंगल का थर्ड साइड कौन होगा? ये होगा। तो OT क्या है? OS अब निकाल लेते हैं। वेक्टर OS बराबर कितना होगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, OS पता चल गया हमको। OS पता चल गया तो OT, तो वेक्टर OT बराबर यहां लिख देते हैं। वेक्टर OT बराबर कितना होगा? OS प्लस ST। वेक्टर OS प्लस वेक्टर ST। OS प्लस वेक्टर ST। OS की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये किसकी वैल्यू थी? OS की। OT ST कितना है? वेक्टर D, तो प्लस वेक्टर D। ये क्या हो गया हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। ये हो गया हमारा क्या? रिजल्टेंट। किसका? इस पॉलीगन का। अब देखो पॉलीगन का रूल क्या कहता था कि यदि हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को किसकी तरह, पॉलीगन की साइड्स की तरह सपोज कर लें, जैसे 1 2 3 4 चार वेक्टर्स को हमने पॉलीगन के चौथे साइड, चार साइड्स के रूप में शो कर दिया ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉलीगन को बंद करने वाली साइड होगी। इस पॉलीगन को बंद किसने किया था? OT ने ना, OT ने ही तो बंद किया। तो ये क्या हो गया इनका? रिजल्टेंट। ये है पॉलीगन रूल। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? if two are more than two vectors are represented by adjacent sides of a polygon, then their resultant will be closing side of the polygon. क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। अगर हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को पॉलीगन के एडजेसेंट साइड्स के रूप में शो करेंगे तो पॉलीगन को बंद करने वाली जो भुजा होगी, यहां बंद करने वाली भुजा कौन सी थी? OT। तो ये क्या होगा इनका? रिजल्टेंट। ये है पॉलीगन रूल। ओके, तो ये तीनों रूल हो गए। 3 रूल आप जानिएगा वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो मैं इसमें एक को बताऊंगा, बाकी आप दोनों समझ जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको इराइज कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब हमारा जो सेकंड आया था, सेकंड कौन सा था? मैथमेटिकल representation of vectors। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स को या उनके एडिशन को, कॉम्बिनेशन को मैथमेटिकल रूप से कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक ही बताऊंगा मैं, यहां से नोट कर देता हूं क्या? फर्स्ट पैरेललोग्राम रूल, रूल of
वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक ना। दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूं और पहला वाला ऑटोमेटिक ट्रायंगल रूल अभी मैं इसी में आपको क्या करूंगा, अलग करके निकाल के रख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही की बात करूंगा, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, क्या है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पैरेललोग्राम रूल क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर हम क्या करें, दो वेक्टर्स ले लें, जैसे ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, वेक्टर P और ये वेक्टर Q, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, कह रहे हैं इनका एडिशन कैसा होगा या इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। यहां कॉम्बिनेशन कर दो, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q, जो कि एक दूसरे से कैसे थीटा एंगल पर हैं। इनको हमने क्या पैरेललोग्राम की दो साइड्स के रूप में शो कर दिया। तो पैरेललोग्राम पहले आप कंप्लीट कर लो। ये पैरेललोग्राम हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो क्या हमारा रूल क्या कह रहा था अभी जो मैंने बताया, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, के अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में शो करें तो इनका रिजल्टेंट इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये है, इससे जाने वाला डायगोनल। इसको हमने कितना मान लिया, वेक्टर R, कितना मान लिया, वेक्टर R, ठीक। चलो एक काम करो, क्या काम करो भाई, नाम दे दो, नाम दे दो आप A B C D, ठीक। हमने क्या किया कि ये क्या है, ऑब्ट्यूस, ठीक ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इनका जो परपेंडिकुलर डलेगा, जो इनका परपेंडिकुलर डलेगा वो कहां डलेगा, ट्रायंगल से बाहर, और इसको क्या नाम दिया हमने, N, इसको क्या नाम दिया, N। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा। थोड़ा सा छोटा हो गया है डायग्राम हमारा, और बड़ा कर लेते हैं। A B C D, ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर Q, और ये दोनों एक दूसरे से कितने, थीटा एंगल पर है, कितने पर है, थीटा एंगल पर। अब जो थीटा एंगल पर है तो रूल क्या कहता था कि इन दोनों का रिजल्टेंट इनके कटान बिंदु, यही है ना, जहां काट रहे, यहां से जाने वाला डायगोनल होगा, यहां से जाने वाला क्या होगा, डायगोनल होगा। तो कहने का मतलब ये कौन है, वेक्टर R, कौन है, वेक्टर R, ठीक। हमको निकालना है कि इनका रिजल्टेंट R होगा कितना, R की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे। तो यहां से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये कितना था, थीटा। ये दोनों साइड पैरेलल है ना, तो जितना ये एंगल बनाएगा उतना ये भी बनाएगा। चलिए भाई, और इनको नाम क्या दे दिया हमने, N, क्या नाम दे दिया, N। बहुत खूब। कम टू द पॉइंट, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल,
ANC, ANC, ट्राइंगल ANC, ट्राइंगल ANC में ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब है वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है तो मैं PT नहीं यूज करूंगा, मतलब कि लिख के नहीं दिखाऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? डायरेक्ट समझो, 10th में खूब पढ़ रखा है आपने, प्रूफ भी कर रखा मैथ में। चलिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर है। अच्छा भाई, आगे देखो, आगे क्या? AN इक्वल टू कितना है? AN इक्वल टू कितना है? AB प्लस BN है, AB प्लस BN है ना? तो आप इसको ले जाके यहां पे क्या कीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AN की जगह कितना? AB प्लस BN, तो ये हो गया AB प्लस BN का होल स्क्वायर, AN का होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस कितना? CN स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को हमने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो गया A स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BN, 2AB इंटू BN, ठीक, प्लस कितना बचा है? CN स्क्वायर, CN स्क्वायर। एक चीज यहां जो हमको ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है कि BN और CN हमको नहीं पता है। We don't know about BN and CN, NB and NC हमको पता नहीं, हमने ड्रॉ किया था, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके रूप में? जो हमको पता होगा। कौन पता है? ये पता है, ये है वेक्टर P। कहने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना है? P, ठीक है ना? जितना ये होगा पैरेललोग्राम है तो उतना ये भी होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, होगा भाई, है ना? चलो, तो ये कितना है? ऐसे ही छोड़ दो, अभी उस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल? नाउ इन ट्रायंगल BNC, नाउ इन ट्रायंगल BNC ये एंगल थीटा दिया गया है। कितना दिया गया है? थीटा। BC हमको पता है, BC किसके बराबर है? AD के बराबर है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है ना? कहने का मतलब इस ट्रायंगल में डायगोनल पता है हमको, और क्या निकालना है? BN और CN, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, एक बार बेस निकालो, एक बार परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन लगाएंगे, और बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर बेस, अरे वो आपको बताया होगा ना पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, P अपान HB। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया, P अपान HB। तो पहला कौन सा होता है? साइन। दूसरा कौन सा होता है? कॉस। तीसरा कौन सा होता है? टैन। होता है ना? इतना कॉमन ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए बेटा। चलिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो cos थीटा कौन होता है? यही होता है ना, B अपान H। B कितना है? BN अपान H। हाइपोटेनस कितना है? BC। हाइपोटेनस कितना है? BC, ठीक है?
या बी एन बराबर बी सी कॉस थीटा, बी एन बराबर बी सी कॉस थीटा। ऐसे ही सी एन बराबर निकाल लो, सी एन बराबर साइन लगा देना बेटा, क्या लगा देना, साइन, और सी एन बराबर कितना आ जाएगा, बी सी साइन थीटा। सी एन बराबर यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, सी एन बराबर बी सी साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, क्या, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या बी एन सी एन दोनों की वैल्यू निकाल ली। बी एन सी एन दोनों की वैल्यू आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। बी एन और सी एन दोनों की वैल्यू आप क्या कीजिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग बी एन एंड सी एन इन इक्वेशन सेकंड, तो बी एन सी एन इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या मिला था हमको, ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, और ए सी को हम क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर। ए सी कितना है, आर है, आर को हम क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। बी एन कितना है, ये रहा बी सी कॉस थीटा, तो ये हो गए बी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2ab bn, तो ये हो गए प्लस 2ab bn की जगह कितना, bc cos थीटा, bc cos थीटा। ठीक, अब क्या बचा है, cn स्क्वायर, क्या बचा, cn स्क्वायर, cn की जगह पे कितना, bc sin थीटा, तो ये हो गया प्लस bc स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए अब देखिए bc स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, bc स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में bc स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू कितना, ab स्क्वायर, दोनों में कितना, bc स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, कितना बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab bc cos थीटा। तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab bc cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हमको पता है, वी नो दैट इज 1। तो ये हो गया r स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2ab इंटू bc cos थीटा। क्लियर, या r इक्वल टू अंडर रूट ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2ab bc cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, कैसा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक ना, कैसे, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन के जरिए, दैट इज नोन एज कॉस लॉ ऑफ कोसाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, इसको आप जरूर याद रखिएगा, लॉ ऑफ कोसाइन। एक और भी आता है लॉ ऑफ साइन, तो मैं उसको किसी और लेक्चर में बात करूंगा, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। हम इसको इलाज करके अब अलग अलग कंडीशंस की बात करेंगे, और इनके रिजल्टेंट मिल गया, लेकिन हमको एक चीज इसमें और पता करनी होती है, क्या पता करनी होती है, डायरेक्शन। तो ये कोण भी हमको पता करना होता है, कितना, इसको सपोज कर लिया अल्फा, इस एंगल को कितना सपोज कर लिया, अल्फा। तो ये क्या, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निर्धारित करेगा। तो अब हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल से,
इसी ट्रायंगल से। तो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखो इन ट्रायंगल उसी के आगे कंटिन्यू कीजिएगा। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? ANC, नाउ इन ट्रायंगल ANC। ANC में अगर हम देखें तो कितना? tan अल्फा बराबर कितना होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है? Cn। तो ये हो गया Cn अपॉन कौन? An, यही तो है बेस, An इक्वल टू Cn अपॉन An को कितना लिख सकता हूं? AB प्लस Bn, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखो Cn इक्वल टू कितना आया है? BC cos थीटा। Bn इक्वल टू कितना आया है? BC sin थीटा। इन्हीं को लाके रख दो। तो tan अल्फा बराबर Cn की जगह कितना? BC sin थीटा अपॉन कितना? AB प्लस Bn की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? BC cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, BC sin थीटा अपॉन AB प्लस BC cos थीटा। BC को हम क्या बोल सकते हैं? BC को हम कितना बोल सकते हैं? P। और AB को कितना बोल सकते हैं? Q। तो ये हो गया tan इनवर्स कितना? ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन BC को हम कितना बोलते हैं? P sin थीटा अपॉन AB कितना है? Q प्लस P cos थीटा। ये कौन है? अल्फा। ये डायरेक्शन हो गई हमारी। ये क्या हो गई? डायरेक्शन, ठीक ना। कि रिजल्टेंट हमको यहां से मिला लॉ ऑफ कोसाइन, यही है लॉ ऑफ कोसाइन। और यहां से हमको क्या मिल गया? डायरेक्शन। ये तो हो गया रिजल्टेंट हमारा। रिजल्टेंट के बाद इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं। हम स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं। स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं। चलिए भाई, केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो r इक्वल टू कितना? थीटा इक्वल टू 0 सपोज कर लिया है। तो इसको देखो, AB को हम कितना लिख सकते हैं? Q। तो ये हो गया Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 cos थीटा की जगह कितना? 0। तो R इक्वल टू, या अंडर रूट को हमने क्या किया? हटा दिया। तो ये हो गया Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमने 10th में पढ़ रखा है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हम कितना लिखते हैं? पावर में 1/2। तो ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो गया? p प्लस q का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी? 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब r इक्वल टू p
प्लस क्यू। क्या होगा ये रिजल्टेंट, तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ये आ जाएगा आपका व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना। केस सेकंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लो। थीटा इक्वल टू कितना ले लीजिए 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ए बी को कितना लिखा क्यू स्क्वायर प्लस बी सी को कितना लिखा पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। 0 से अगर हम किसी चीज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये इतने कितने हो गए 0। ठीक है ना। तो ये हो गया r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कब, जब दोनों वेक्टर्स कितने 90 डिग्री पे दिए गए हो, दोनों वेक्टर्स कितने पे दिए गए हो 90 डिग्री पे। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 प्लस 90। cos 180 को आप कितना लिख सकते हो cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया कितना माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की 1। तो यहां आगे क्या बचा है माइनस, तो ये आ गया कितना इक्वल टू -1। कितना आ गया इक्वल टू -1। तो यहां पुट कर दो r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2pq में इसकी वैल्यू कितनी आई -1, तो ये हो गया -2pq। ठीक। r इक्वल टू कितना, इसको लिख दिया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq की पावर 1/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज का फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया r इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। या फिर r इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट डिफरेंट कंडीशंस में मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन के जरिए कैसे निकालते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा पहला रूल था ट्राइंगल रूल देखो, आप दो वेक्टर्स ले लो ऐसे, एक वेक्टर ये है, ट्राइंगल रूल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक। दूसरा वेक्टर कोई ये है, ठीक, दूसरा वेक्टर कोई ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो रिजल्टेंट ट्राइंगल की थर्ड साइड से दिया जाता है, ट्राइंगल की थर्ड साइड से दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। बाकी अब देखो ये दोनों डायग्राम सेम टू सेम है कि नहीं। यहाँ ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा हमारा, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ना कि इधर से। इधर से मेजर कर लो तो गलत है, हम किधर से करेंगे इधर से। इसलिए ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे।
बाकी तो आपको क्लियर है यहाँ पे एकदम साफ साफ, यही ट्रायंगल यही डायग्राम वहां भी बन गया है, सेम टू सेम ऐसे ही पूरा क्या करो छाप दो, ठीक। और ट्रायंगल रूल निकाल सकते हो तो पॉलीगन में वैसे ही ट्रायंगल डिवाइड कर करके दो ट्रायंगल्स का सम निकालते रहना, आ जाएगा, ठीक। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, या दो चीजें बची हैं, क्या क्या, एक कॉम्बिनेशन हुआ, अब क्या रेजोल्यूशन, क्या है रेजोल्यूशन। अभी दो वेक्टर्स को इकट्ठा किया और रेजोल्यूशन में क्या करेंगे, एक वेक्टर्स को दो पार्ट में तोड़ देंगे, रेजोल्यूट कर देंगे, उनको अलग अलग कर देंगे, तो रेजोल्यूशन बचा है। एंड सेकंड टॉपिक बचा है हमारा मल्टीप्लिकेशन। दो चीजें और पढ़नी है, उन दो चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और इसी के साथ वेक्टर इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, समाप्त। और वेक्टर इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अब कोई भी वेक्टर से रिलेटेड सवाल आपका छूट नहीं सकता, चाहे वो 11th हो 12th हो कहीं भी हो। आप मैथ पढ़े नहीं पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पूरा पढ़ा और इसके बाद एक और चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं कैलकुलस, एलिमेंट्री कैलकुलस बताऊंगा, पूरा कैलकुलस नहीं बता सकता क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पढ़ाऊंगा कभी किसी और क्लास में। इसके बाद वेक्टर को खत्म करने के बाद एलिमेंट्री कैलकुलस बताएंगे, ताकि जो बायो वाले बच्चे हैं उन्हें कभी भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे मैथ हो, चाहे कैलकुलस हो, कुछ भी मैं सब कुछ आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दूंगा। आप यही 3-4 लेक्चर क्लियर कर लीजिए, आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई ऐसे होगी। बाकी दोनों मल्टीप्लिकेशन और रेजोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।